नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अंकित और आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो साहस, हिम्मत और अद्वितीय रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह घटना है ऑपरेशन एंटेब्बे, जिसे 1976 में अंजाम दिया गया था। यह कहानी है 27 जून 1976 की, जब एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। यह विमान तेल अवीव से पेरिस जा रहा था और एथेंस में रुका हुआ था। विमान में कुल 246 यात्री थे, जिनमें से अधिकतर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। आतंकवादियों ने विमान को युगांडा के एंटेब्बे हवाई अड्डे पर ले जाने का फैसला किया, जहां युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने उन्हें समर्थन दिया। इस स्थिति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इजराइल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। आतंकवादियों ने इजराइल और अन्य देशों से अपने साथियों की रिहाई की मांग की और धमकी दी कि अगर उनके मांगें पूरी नहीं हुई तो बंधकों को मार देंगे। इजराइल सरकार के पास बहुत ही कम समय था और उन्हें जल्द ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। इजराइल सरकार ने आतंकवादियों की मांगों पर विचार करने और बंधकों को बचाने के लिए दो विकल्पों पर चर्चा की: बातचीत या सैन्य कार्रवाई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इजरायली कमांडो ने एंटेब्बे हवाई अड्डे पर हमला कर बंधकों को मुक्त कराया। यह कहानी है ऑपरेशन एंटेब्बे की। तो दोस्तों, मैं कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 जून 1976 का दिन था। एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस जा रही थी। विमान एथेंस में रुका, जहां आतंकवादियों ने बोर्डिंग की। इन आतंकवादियों में 2 फिलिस्तीनी और 2 जर्मन थे, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन और जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल्स से जुड़े हुए थे। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया और उसे युगांडा के एंटेब्बे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया। एंटेब्बे हवाई अड्डे पर युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन उन्हें समर्थन दिया और बंधकों को एक पुरानी टर्मिनल इमारत में रखा गया। बंधकों में ज़्यादातर यहूदी और इजरायली नागरिक थे, जिससे यह घटना और भी संवेदनशील हो गई। आतंकवादियों ने मांग की कि इजराइल और अन्य देशों में कैद उनके साथियों को रिहा किया जाए, नहीं तो वो बंधकों को मार देंगे। यह एक गंभीर स्थिति थी जिसमें समय बहुत महत्वपूर्ण था। इजराइल सरकार ने तुरंत ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री इत्ज़ाक रबीन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। उनके सामने 2 विकल्प थे: या तो आतंकवादियों की मांगों को पूरा कर दिया जाए या फिर एक सैन्य अभियान चलाया जाए। इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी बंधकों की स्थिति और अपहरणकर्ताओं की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थे। कई घंटे तक चली इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि इजरायली सेना एक साहसिक मिशन को अंजाम देगी। इस मिशन को ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम दिया गया। यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था, लेकिन इजराइल सरकार को विश्वास था कि यह उनके नागरिकों को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की योजना बनाना एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। इजराइल के रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस ने सैन्य प्रमुखों से इस मिशन की बारीकियों पर चर्चा की। मिशन की योजना बनाने और इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहले इजरायली खुफिया एजेंसियों ने एंटेब्बे हवाई अड्डे की विस्तृत जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि बंधकों को एक पुरानी टर्मिनल इमारत में रखा गया है और हवाई अड्डे पर युगांडा के सैनिक भी तैनात हैं। इस जानकारी के आधार पर मिशन की योजना तैयार की गई। योजना के अनुसार इजरायली कमांडो 4 हरक्यूलिस C-130 विमान में एंटेब्बे पहुंचेंगे। इनमें से एक विमान में एक ब्लैक मर्सिडीज भी रखी जाएगी ताकि युगांडा के अधिकारियों को भ्रमित किया जा सके। इस मर्सिडीज का उपयोग ईदी अमीन की कार की तरह किया जाना था, जिससे कमांडो आसानी से हवाई अड्डे पर प्रवेश कर सके। मिशन में शामिल कमांडो को बारीकी से प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने एंटेब्बे हवाई अड्डे की एक नकली संरचना पर अभ्यास किया। इस प्रशिक्षण में उन्होंने हर एक कदम की योजना बनाई और किसी भी संभावित बाधा का समाधान ढूंढा। इस मिशन के लिए सबसे उत्कृष्ट और अनुभवी सैनिकों का चयन किया गया। एंटेब्बे मिशन के लिए केनिया का सहयोग भी महत्वपूर्ण था।
इजरायली विमानों को एंटेब्बे तक पहुंचने के लिए केन्या में ईंधन भरने की आवश्यकता थी। केन्या के अधिकारियों ने गुप्त रूप से इस मिशन में मदद करने का फैसला किया, जिससे मिशन की सफलता की संभावना बढ़ गई। 3 जुलाई 1976 की रात इजरायली कमांडो 4 हरक्यूलिस C-130 विमान में सवार हुए और एंटेब्बे की ओर उड़ान भरी। उनके पास सीमित समय था और हर क्षण महत्वपूर्ण था। यह एक बहुत ही जोखिम भरा मिशन था, लेकिन इजरायली सेना को अपने सैनिकों की क्षमता पर पूरा विश्वास था। रात के अंधेरे में विमान एंटेब्बे हवाई अड्डे पर उतरे। पहला विमान हवाई अड्डे के रनवे पर उतरा और उससे एक ब्लैक मर्सिडीज कार बाहर निकली, जिसमें इजरायली कमांडो सवार थे। इस मर्सिडीज का उपयोग ईदी अमीन की कार की तरह किया गया ताकि युगांडा के सैनिकों को भ्रमित किया जा सके। कमांडो ने तेजी से हवाई अड्डे की पुरानी टर्मिनल इमारत की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां बंधक रखे गए थे। उनके पास केवल कुछ मिनटों का ही समय था और उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने थे। इस दौरान युगांडा के सैनिक ने उन पर गोलीबारी भी शुरू कर दी। एक जबरदस्त फेस ऑफ में इजरायली कमांडो ने युगांडा के सैनिकों और आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने कुशलतापूर्वक और तेजी से कार्रवाई की, जिससे अधिकतर बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस मिशन में केवल 3 बंधकों की मृत्यु हुई, लेकिन इजरायली कमांडो योनी नेतन्याहू शहीद हो गए। इजरायली कमांडो ने बंधकों को रेस्क्यू किया और उन्हें हवाई अड्डा तक रनवे की ओर ले गए। वहां से हरक्यूलिस C-130 विमान में सवार होकर सभी बंधकों को सुरक्षित इजराइल वापस लाया गया। पूरे मिशन में केवल 90 मिनट ही लगे। इजराइल में इस साहसी मिशन की सफलता की खबर सुनकर पूरा देश खुश हो गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ने न केवल बंधकों की जान बचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़ा हो सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन थंडरबोल्ट की सफलता ने इजराइल की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसके दृढ़ संकल्प को साबित किया।